इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जितने भी PYQ हैं, UPPCS, UPSC, CDS, ND, NA, जितने भी एग्जाम में पूछे गए उससे संबंधित डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो पहला प्रश्न है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था? संस्कृति, कला और साहित्य का, सोने का सिक्के का, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो संस्कृति, कला और साहित्य का तो मौर्य का योगदान है, प्रांतीय विभाजन भी है। सोने का सिक्का यहाँ पर गलत है, क्योंकि सोने के सिक्के का विकास कनिष्क, कुषाण शासक और इंडो ग्रीक शासकों ने किया था, ना कि मौर्य ने। तो इसमें बी गलत होगा, तो बी स्टेटमेंट है जिसमें वो गलत हो जाएगा। तो इसमें ACD सही है। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? इसमें हो जाएगा मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। ये UPPCS 91 में पूछा गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा काम मौर्य काल से जारी है, यानी मौर्य काल से वो अभी तक चल रहा है? नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये अभी तक मौर्य काल से एट प्रेजेंट तक चल रहा है। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक। अगला प्रश्न, ये सीडीएस एग्जाम 2025 का है कि अशोक के शिलालेख के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है। केरल में मिला महाशिलालेख संस्कृत में है, गलत है। केरल में कोई खास अशोक का शिलालेख नहीं मिला है, और अशोक के शिलालेख का संस्कृत भाषा नहीं है। बिहार में लघु शिलालेख केवल पाटलिपुत्र में मिले हैं, गलत है। तो बिहार में जो शिलालेख मिले हैं वो सासाराम में मिले हैं। सासाराम के अलावा चंपारण में रामपुरवा, लौरिया आर्यराज वगैरह मिला है। धौली महाशिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो धौली महाशिलालेख जो उड़ीसा में है वहाँ पर कलिंग के पास, तो उसमें कलिंग युद्ध के जो परिणाम है उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो ये सही है। उत्तराखंड में कालसी महाशिलालेखों का, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। धौली महाशिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, और कालसी जो महाशिलालेख है वो उत्तराखंड में है, तो दोनों राइट आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान राज्य क्षेत्र अशोक के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? तो बलूचिस्तान, उत्तरी बंगाल तो था। कश्मीर घाटी जो था, कश्मीर वैली, वो अशोक के साम्राज्य सीमाओं से बाहर था। फिर बाद में कश्मीर खासकर कनिष्क के शासनकाल में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र बन गया था, लेकिन अशोक के शिलालेख या प्रशासन के प्रत्यक्ष प्रमाण वहां पर से नहीं मिले हैं, इसलिए कश्मीर वैली होगा इसका आंसर। बौद्ध देवी हारीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध ने उसे रक्त पिपासु यक्षी से एक परोपकारी मातृ स्वरूपा में परिवर्तित कर दिया था। वह ज्ञान की मानवीय रूप, फेमिनिन पर्सोनिफिकेशन है। वह लोगों को 8 महान भय से बचाती है। वह उषा काल से संबंध एक योद्धा देवी। तो उषा काल तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल की देवी है। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा देवी हारीति। हारीति बौद्ध पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे मूलतः एक यक्षी महिला प्रकृति आत्मा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने राजगीर जो वर्तमान बिहार में है बच्चों को अपहरण करके उन्हें खा लिया करती थी, ऐसा बौद्ध पौराणिक कथाओं में कहा गया है।
उनकी करुणा को जगाने के लिए बुद्ध ने क्या किया था, गौतम महात्मा बुद्ध ने उनके अपने बच्चों को, जो हारिती थी उनकी, हारिती क्या करती थी, दूसरे के बच्चे को खा जाती थी। तो उसकी करुणा को जागरूक करने के लिए महात्मा बुद्ध ने उसके बच्चे को छिपा दिया, जिससे उन्हें दूसरों पर आई पीड़ा का अनुभव हुआ। इससे बहुत दुखी होकर हारिती ने पश्चाताप किया और बच्चों की एक दयालु संरक्षक बन गई। यानी कि बुद्ध ने उसे रक्त पिपासु यक्षी, यानी बच्चों के खाने वाली यक्षी से एक परोपकारी माता में बदल दिया, ऐसा कहानी में बताया गया। तो ये होगा आंसर इसका। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में समूह शासन ओलिगार्की का, तो वज्जी संघ जिसकी राजधानी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी, बिहार का था। और लिच्छवियों सहित 8 कुलों का एक संघ था। यहाँ पर यह गण संघ प्रणाली का पालन करता था और एक कुलीन तंत्रीय गणराज्य था, जहाँ निर्णय वरिष्ठ या कुलीन की सभाओं द्वारा दिया जाता था। तो ये हो जाएगा वज्जी। अंतर्य एक परिधान है जिसे मौर्य काल में लोगों द्वारा पहना जाता था। शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ कपड़ा था। एक सिला हुआ परिधान जिसमें आस्तीन वाला अंगरखा ट्यूनिक होता था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अंतर्य एक परिधान होता था जो शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ कपड़ा था। तो मौर्य काल के दौरान अंतर्य एक प्रमुख निचला वस्त्र था। यह बिना सिले कपड़े का एक टुकड़ा होता था जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता था, पैरों के बीच से गुजारा जाता था, लंगोटा टाइप का, और एक मेखला या कच्छा करधनी से बांध दिया जाता था, जो पारंपरिक धोती की तरह काम करता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाने वाला यह वस्त्र सांची, भरहूत और यक्ष यक्षी की मौर्यकालीन मूर्तियों में दिखाई पड़ती है। उतरिये ऊपरी वस्त्र अक्सर इसके साथ पहना जाता था। अंतरिये हो गया नीचे वाला वस्त्र और इसका उल्टा हो गया ऊपरिये, ऊपर वाला वस्त्र। तो इसका राइट आंसर शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ कपड़ा था। तो ये विशेष रूप से महिला नहीं, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा यूज किया जाता था। मौर्य प्रशासन के उच्च पद और संबंधित विभागों के विचार करना है। तो समाहर्ता या समाहर्ती जो है वो कलेक्टर की बात होती। कलेक्टर क्या करता था पहले, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करता था। तो एक तो सही सुमेलित है। कौन से युग में सही सुमेलित है, तो एक सही सुमेलित है। दौवारिक अक्षपटल, तो दौवारिक द्वारपाल के रूप में काम करता था। द्वारपाल पर जो आ रहा है उसका संरक्षण की बात किया जाता था दौराइक के द्वारा। द्वार या दौवारी कैसे याद रख सकते हैं, तो सेना प्रमुख नहीं था, ये गलत है। अक्षपटल अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी था, सही है। सन्निधात्री कोषाध्यक्ष था, सही है। तो इसमें 1 और 3 और 4 सही सुमेलित हैं और 2 गलत है। समाहर्ता राजस्व का मुख्य संग्राहक, कर संग्रहक था और उसका काम वित्त का प्रबंधन वगैरह करना था। अक्षपटल अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी होता था, खाते और रजिस्टर बनाए रखते थे और सभी विभागों का लेखा परीक्षण, इसका ऑडिट करना काम था। सन्निधात्री कोषाध्यक्ष यानी कि खजाने की रखवाली और एकत्रित राजस्व के सत्यापन के लिए जिम्मेदार था। द्वारिक राजमहल का एक अधिकारी होता था जो शाही महल के भीतर सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण का काम संभालता था। और जो सेनापति होता था, सेना प्रमुख, उसको बोलते थे सेनापति या महासेनापति, ना कि द्वारिक। तो इसलिए 2 स्टेटमेंट सही है, गलत है, बाकी सही सुमेलित है। अगला है मौर्य राज और वनवासियों के संबंध में विचार करना है। वनवासियों को नए प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का सामना करना पड़ा और उन्हें अधीनस्थ बनाने और आत्मसात करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप इन लोगों को शाही क्षेत्र में शामिल नहीं करने के रवैये में बदलाव आया। राज्य ने मान्यता दी कि उन ये तो गलत है। राज्य कभी ऐसा मान्यता नहीं देगा कि वन उपज पर वनवासियों का एकाधिकार है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य वनों के संरक्षण के लिए चिंतित था, कदापि हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। वनवासियों को राज्य की सेवा में लगाया जा सकता था और उनका सैनिक, जासूस और हत्यारे के रूप में उपयोग, ये भी गलत है, क्योंकि वनवासियों को कभी कभार राज्य की सेवा में लगाया जाता था, ना कि एक कोई परमानेंट वैसा सिस्टम नहीं था। तो इसमें कितने कथन सही हैं, तो केवल एक कथन सही है, ये वाला। बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें।
क्योंकि वन समुदायों को अपनी प्रशासनिक और आर्थिक प्रणालियों में व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया गया और संसाधनों और श्रम पर बहिष्कार से, ये तो हो गया 2 3 4 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गांधार की राजधानी, अफगानिस्तान का रीजन है। अंगुत्तर निकाय में जिसका वर्णन है 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला आधुनिक जो अभी पाकिस्तान के पास है रावलपिंडी, उसी को बोला जाता है। तक्षशिला अपने विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, जहाँ पाणिनि, कौटिल्य और जीवक जैसे विद्वानों ने पढ़ा और पढ़ाया भी। कुषाण साम्राज्य के दौरान विशेष रूप से कनिष्क के शासनकाल में तक्षशिला गांधार कला और महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, जो अभी यूपी में है। काशी की राजधानी वाराणस या वाराणसी थी, जो भी यूपी में है। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महासमती थी, दोनों, जो वर्तमान एमपी में है, मध्य प्रदेश में। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में विचार करना है। उन सभी का विकास महाजनपद की राजधानियों से दूर हुआ नहीं, शहरों का विकास राजधानियों के निकट हुआ था। प्रमुख नगर आवागमन मार्गों पर स्थित हैं, सही है। इनमें से अनेक वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें पूछा गया है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, 2 और 3, 1 गलत है। तो कुल मिलाकर 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। क्योंकि मगध की राजधानी जो राजगीर है, वैशाली है, उज्जैनी है, पाटलिपुत्र है और तक्षशिला जैसे नगरीय केंद्र अपने अपने महाजनपद की राजधानियों के रूप में ही उभरे थे। और पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी जैसे केंद्र व्यापार मार्ग, जो आवागमन के मार्ग थे, नदी घाटियों के किनारे विकसित हुए थे। पाटलिपुत्र, मथुरा, वाराणसी और तक्षशिला जैसे शहरी केंद्र की बात करें तो व्यापार, धार्मिक चर्चा और कारीगरों की उपलब्धता के आधार पर वहाँ पर विकसित हुए थे। इसलिए 2 और 3 सही है, 1 गलत है। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? इंद्रप्रस्थ, सुवर्णगिरी, कौशाम्बी, कांदाहार। तो इंद्रप्रस्थ तो नहीं होगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत में मिलता है, ना कि अशोक के शिलालेख में। तो अशोक के शिलालेख में सुवर्णगिरी का नाम आता है। सुवर्णगिरी, जिसे सुवर्णगिरी के या स्वर्णगिरी कहा जाता है, कर्नाटक में आधुनिक कनकगिरी के पास ये है। इसका वर्णन अशोक के लघु शिलालेख 1 में मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी प्रांतीय मुख्यालय के रूप में मिलता है। कौशाम्बी तो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वत्स महाजनपद से जुड़ा था, फिर भी अशोक के ये शिलालेख में इसका वर्णन नहीं है। कांदाहार या कंधार, जिसको आराकोसिया भी कहा जाता था, अफगानिस्तान में स्थित ग्रीक अरमाइक द्विभाषी शिलालेख का स्थल था, न कि अशोक का। इसलिए सुवर्णगिरी सही आंसर होगा। कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा, नोशन ऑफ किनशिप, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है? यानी कि कुषाण शासक में जो बंधुता की धारणा है, रिश्तेदारी की धारणा, नोशन ऑफ किनशिप, किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से वर्णित है? देवताओं से उनका तादम, देवता से हम अपना रिलेशन जोड़ते हैं तो वहाँ पर रिश्तेदारी नहीं शामिल होता है, तो ये नहीं होगा। धार्मिक संस्थानों का अनुदान, ये भी नहीं होगा। सिक्के और मूर्ति कला, ये संबंधित था इसमें, सिक्के और मूर्ति कला। कुषाण शासक विशेषकर कनिष्क ने सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से अपनी रिश्तेदारी, दैवीय वंश और वैधता की धारणा को प्रतिपादित किया था। उनके सिक्कों पर उन्हें यूनानी, ईरानी और भारतीय देवताओं जैसे कि बुद्ध और शिव के साथ दर्शाया गया था, जो ब्रह्मांडीय सत्ता के प्रतीक थे। देवपुत्र भी कहीं कहीं लिखा गया है, जैसी उपाधियां धारण किया गया है। तो देवपुत्र मतलब ईश्वर का पुत्र। मथुरा और गंधार की मूर्तियों में शासकों को शाही पोशाक में दिखाया गया है, जो शाही पहचान और राजवंशीय निरंतरता पर जोर देती है। और ऐसे भी जनरली जो कुषाण शासक थे वो सिक्कों और मूर्ति कला के लिए फेमस थे, खासकर सोने के सिक्के के लिए। कनगनहल्ली, कनगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में विचार करना और कौन से कथन इसमें सही है? या भीमा नदी के तट पर स्थित है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी? तो कृष्णा की बड़ी सहायक नदी है भीमा। कनगनहल्ली स्तूप के अवशेष 1ली और 3री शताब्दी के हो सकते हैं। इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, राइट है, सही है। कनगनहल्ली पुरातात्विक स्थल भीमा नदी के किनारे है।
यह इस स्तूप के अवशेष पहली और तीसरी शताब्दी की हो सकती है, ऐसा कहा जाता है पुरातात्विक जांच के अनुसार। इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली थी, ये भी सही है, इसमें तीनों स्टेटमेंट राइट है। निम्नलिखित में से अशोक के किस लघु शिलालेख में राजा का निजी नाम मिलता है? और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस लघु शिलालेख में? तो मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम आता है पहली बार देवानंद प्रिय अशोक, यानी देवता का प्रिय अशोक करके उसमें संबोधित किया गया है। और ये जो मास्की है ये रायचूर में है, कर्नाटक के रायचूर में खोजा गया है शिलालेख। अशोक का प्रथम शिलालेख है जिसमें व्यक्तिगत नाम अशोक का वर्णन है इसमें। निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो अजातशत्रु, हरिवंश के बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु ने ऐसा किया था, राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? तो ग्रीक आरमाइक में लिखा गया है अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख को। और ब्राह्मी लिपि में मध्य पूर्वी दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया गया है, अफगानिस्तान में प्रयुक्त नहीं है ये। खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाई गई है, अरमाइक भाषा से प्रभावित है। कुछ अशोक के शिलालेख में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन मुख्य रूप से अफगानिस्तान में इसका वर्णन नहीं है। तो शारदा अभिलेख की बात करें तो शारदा अभिलेख ये कश्मीर की है एक लेख, तो इसमें आंसर हो जाएगा ग्रीक आरमाइक का प्रयोग अफगानिस्तान में किया गया है। भारत में अश्वारोही सेना के युद्ध के बारे में विचार करना है कि कौन सी कथन इसमें सही है। लोहे की रकाब ने कवचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया, सही है। जो लोहे का रकाब होता था वो जो योद्धा था घुड़सवार यानी अश्वारोही जो सेना होता था उसको गिरने से बचाता था, दृढ़ता से उसको पकड़ के साथ मजबूती के साथ उस पर बैठकर लड़ाई लड़ सकते थे, ये स्टेटमेंट सही है। लोहे की रकाब की वजह से अश्वारोही बिना संघात के बिना झटके के कारण गिरे, शरीर के पास बल्लमों को कसकर पकड़े हुए धावा आक्रमण भी कर पाते थे, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण या संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। तो वज्जी था इसमें, ये दो बार पूछा जा चुका है। तो वज्जी या वज्जिका संघ छठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक गण संघ था, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी उसमें, जिसकी राजधानी वैशाली थी, बिहार की वैशाली, और इस पर लिच्छवियों का शासन था। राजतंत्र के विपरीत जहां एक वंशानुगत राजा शासन करता है, भारत में प्रशासन गण संघ का संचालन एक निर्वाचित राजा द्वारा एक बड़ी परिषद या सभाओं की सहायता से किया जाता था, जिससे सभी महत्वपूर्ण कुलों और परिवारों के प्रमुख शामिल होते थे। यहाँ पर ओलिगार्की चलता था, समूह तंत्र, ना कि राजतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था राज्य के लिए, जो शरीर के 7 अंगों के लिए जैसा बताया था कि इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अमात्य तो था, दुर्ग भी था, जनपद भी था, धम नहीं था। धम का वर्णन सप्तांग सिद्धांत में नहीं आता है। राज्य के 7 अंग का बताया था कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, जहां उन्होंने राज्य की अवधारणा को 7 आवश्यक और इम्पोर्टेंट अंग के रूप में माना, जिसमें पहला है राजा या राजा जिसको बोलते हैं स्वामित्व, स्वामीन, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी कि क्षेत्र, दुर्ग यानी कि किला, कोष यानी कि कोष फंड, दंड और मित्र, दंड मतलब कि सेना और मित्र मतलब सहयोगी। तो ये 7 अंग होने चाहिए राज्य के लिए, उसमें धम शब्द नहीं है। बौद्ध मत में अशोक की आस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ लेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। लघु शिलालेख 1 बौद्ध मत में अशोक की आस्था में अकस्मात आए परिवर्तन का, अकस्मात जो शब्द है इसलिए ये गलत है, ये अकस्मात आए परिवर्तन की बात नहीं करता है, प्रमाण नहीं देता, ये कर्मिक परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन की बात करता है। तो अकस्मात के कारण ये स्टेटमेंट गलत है। तो 52 का सही आंसर केवल 1 है।
रूमनदेही स्तंभ शिलालेख जो कि नेपाल की लुम्बिनी में है, अशोक द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा, श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा कर में छूट के साथ भूमि राजस्व को घटाकर 8वां हिस्सा करने का वर्णन उसमें मिलता है। निगाली सागर स्तंभ शिलालेख जो कि नेपाल में है, कनक मुनि बुद्ध के स्तूप और उसके विस्तार के प्रति उनकी श्रद्धा दर्ज है, जो उन्हें बौद्ध संरक्षण की पुष्टि प्रदान करते हैं। यानी बौद्ध मत में संरक्षण का ये प्रमाण है, ये दोनों अभिलेख। और ये तो गलत है क्योंकि यहाँ अकस्मात नहीं होगा, कर्मिक होगा, इसलिए केवल 1 सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो धम्म महामंत्र धम्म का प्रचार के लिए था। महामंत्र यानी मंत्री और उसका काम, नाम से भी पता चलता है कि धम्म महामंत्र धम्म का प्रचार था। यानी सी का 1 होगा तो सी का 1 इसमें है, सी का 2 होगा तो सी का 2 किसमें किसमें है, सी का 2 इसमें है, सी का 2 इसमें, तो यही दोनों में से एक राइट होगा। नगर प्रशासन से संबंध, नगर और नगल एक ही जैसा शब्द है तो ये इसमें होगा। डी का 3, तो डी का 3 किसमें, ये, तो इस हिसाब से ये राइट आंसर होगा। ए का 4 अंत महामात, अंत और सीमांत एक जैसा शब्द है, यानी बॉर्डर के लिए अंत, सीमांत और अंत, तो ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को, कुछ प्रश्नों को हम शब्द के द्वारा भी डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी का 1। इथि जख महामत महिला कल्याण हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को अलेक्जेंडर और उसकी सेना नहीं पार करे, तो हाइफासिस नदी था। हाइफासिस नदी को अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी नहीं पार पाए, जिस आज हाइफासिस नदी मतलब कि अभी का इसका नाम है ब्यास नदी, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। 326 बीसी में अलेक्जेंडर और उसकी सेना यहाँ तक पहुंची थी लेकिन नहीं पार कर पाया, क्योंकि शक्तिशाली नंद साम्राज्य और गंगा रिदाई संघ के भय से उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया और पूर्व की ओर आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो हाइफासिस नदी या ब्यास नदी भी ऑप्शन रह सकता है इसमें। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से है, तो मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में है, बिहार में कुम्हरार के निकट, तो कुम्हरार इसमें है, और बुलंदी बाग हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की पुरातात्विक रूप से पहचान वर्तमान पटना बिहार में कुम्हरार और बुलंदी बाग के साथ की जाती है। कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला एक हॉल के अवशेष मिला है जो कि लकड़ी का था, जिसके बारे में माना जाता है कि मौर्यकालीन महल या सभा भवन का हिस्सा था, और इसमें पॉलिश किए हुए चुनार बलुआ पत्थर के स्तंभ हैं। बुलंदी बाग में लकड़ी की बाड़, किले की दीवारें अंकित हैं, सिक्के, टेराकोटा की आकृति, मनके और मोहरें भी मिली है जो शहरी सुरक्षा और प्रशासन में इसकी भूमिका का वर्णन करती है। और पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया था, तो इंडिका में मेगास्थनीज ने किया था। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रण वर्णन किसमें मिलता है, टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रण वर्णन किसमें मिलता है, तो ये तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है। अशोक स्तंभ को टोपरा से दिल्ली ले जाने का चित्रित वर्णन तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है, जो जियाउद्दीन वर्णी के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा, जियाउद्दीन वर्णी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था, राजा का सम्मान करना, अपने धर्म से भिन्न, तो बाकी है ये नहीं है। अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेशन की भावना थी इसमें, तो सही है। ब्राह्मणों का सम्मान करना भी था अशोक के धर्म की नीति में, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना भी था, लेकिन राजा का सम्मान करना शब्द इसमें नहीं था, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसको तो पहले ही सोल्व कर चुके हैं, तो सोने के सिक्के इसमें नहीं है क्योंकि ये कुषाण, कनिष्क और इंडो ग्रीक का था, तो ए सी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा, सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अभी तक चल रहा है जो मौर्य काल में भी जारी था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार का राजधर्म की स्थापना की, तो अशोक ने। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का प्रयोग की तुलना, कंपैरिजन मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है।
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाबरू स्तंभ हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाबरू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। अशोक को वह अपने शिलालेखों में सर्वप्रथम जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा नाम है, तो प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी, प्यारा अशोक। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। रज्जुक थे, रज्जुक किसका था शब्द, तो रज्जुक मौर्य शासन में एक अधिकारी होते थे। रज्जुक मौर्य शासन में एक अधिकारी होते थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था, तो लकड़ी का बना था, 80 स्तंभ का उसमें था, 80 पिलर। भाग एवं बलि क्या थे, तो भाग और बलि एक कर का प्रकार था, टैक्स, जो राजस्व के स्रोत थे। भाग 1/6 होता था उपज का, जो राजा को देना होता था। बलि एक ऋग्वैदिक कर सिस्टम था, टैक्स सिस्टम, जिसमें स्वेच्छा से राजा को दिया गया टैक्स था, या रियायत बोल सकते था। तो बलि स्वेच्छा से देने वाला कर था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णन है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, तो द्रविड़ों ने किया स्वायत्त पंचायत की बात। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसको क्या कहा जाता, तो प्रियदर्शी हो जाएगा अशोक, यानी सी का 1। अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त हो जाएगा, और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पोलिस है, ये सही है। ये अखंड है, अखंड है यानी एकात्म पत्थर से बने हैं, एक ही पत्थर से पूरा बना है, तो ये भी सही है। स्तंभों का सेफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, गलत है। अशोक के जितने भी अधिकतर प्रस्तर जो हैं शिलालेख या स्तंभ, वो किसी महल या भवन का भाग, स्थापत्य का भाग नहीं है, वो एक स्वतंत्र रूप से एक स्मारक है, मोनूमेंट्स है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो मास्की अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है, जिसमें पिया देवानंद प्रिय अशोक की बात करी गई है पहली बार। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ब्राह्मी, नंदागिरी, शारदा, खरोष्ठी। तो ब्राह्मी तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया दाईं से बाईं, तो खरोष्ठी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, बाकी सम्मिलित था। दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो ये अशोक से संबंधित है, इसमें कलिंग वगैरह को भी अशोक ने शामिल कर लिया था। अशोक का ये रीजन था टोटल, तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, उसमें शिलालेख 13 की बात है, तो 13 इसमें है, तो यही हो जाएगा आंसर। 2 और 13 में संगम राज्य के बारे में बता। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में करी गई है, कलिंग युद्ध का वर्णन, विजय का वर्णन, तो ये करी गई है शिलालेख 13 में, रोक एडिक्ट 13 में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शिला अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोगी हेतु सुरक्षित रखने के बारे में बात करता है, तो ये हो जाएगा सोगौरा, अशोक का रुमनदेई, प्रयाग। तो सोगौरा ताम्रपत्र में ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, तो उनका सही कालानुक्रम बताना है, कब पहले से लास्ट में कौन आए। तो पहली बार तो मेगास्थनीज आया, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में, तो पहली 3 हो जाएगा पहली बार। उसके बाद फाहियान आया, तो 3 एक किस में है, 2 में है।
उसके बाद फाहियान के बाद हुएन सांग आया। 3-1-4-2, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, तो इसका प्रमाण ये उपाधि है देवानंद प्रिय, यानी देवता का प्रिय। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश में। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, तो दीपवंश में ऐसा वर्णन मिलता है। दीपवंश और महावंश दोनों में इसका वर्णन है कि तृतीय बौद्ध संगति बौद्ध अशोक के समय में हुई थी। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो पहले वो गए तीर्थ यात्रा के समय, पहले वो गए लुम्बनी। लुम्बनी के बाद जैसे जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र है, तो लुम्बनी के बाद वो कहाँ गए? लुम्बनी के बाद गए कपिल वस्तु। लुम्बनी के बाद कपिल वस्तु के बाद अंत शुरू में वो लुम्बनी से स्टार्ट किया था और लास्ट में हुए श्रावस्ती गए थे। तो शुरू में लुम्बनी आएगा, और इन शुरू में 4 और लास्ट में 6। तो 4 और 6 किस में है? 4 6 इसमें, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। 4 2 1 5 3 लुम्बनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद गया, अब तो इसका नाम गया जी हो गया है। 5 उसके बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर और लास्ट में श्रावस्ती। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो दीपवंश और महावंश दोनों बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक जो पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कथन 1 और बी आर कारण के बारे में बताना है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, तो सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों सही है, इसलिए तो अशोक उसको कंट्रोल किया, ताकि जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी बढ़े। तो दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है, और ए का व्याख्या आर करता है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह, फिर से विवाह करने को वर्जित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ये सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्य ने की, ये भी सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 1 2 और 3 तीनों सही है। वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। वह स्रोत जिसमें इंडिका हो गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो 7 श्रेणी में काम के आधार पर बांटा था, कारीगर, किसान, दार्शनिक वगैरह। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कूट का सही उत्तर चुनना है। तो इसमें संचरा जो होता था, संचरित करने का, घूम घूम कर भ्रमणशील गुप्तचर होते थे, तो सी का 2 मिल जाएगा। रूपा जीवा गणिका को कहा जाता था, तो डी का 1 सी का 2, किसमें है? डी का 1 सी का 2, डी का 1 सी का 2, तो ए हो जाएगा इसे सब, ए इसमें भी है, डी का 2 सी का 1। तो एक और मिला, गूढ़ पुरुषा गुप्त दूत को कहा जाता था, तो ए का 3, ए का 3 भी है। संस्था स्थिर गुप्तचर होते थे, संस्था स्थिर गुप्तचर होते थे, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। ए का 3 यानी गूढ़ पुरुषा गुप्त दूत को कहा जाता है। बी का 4 संस्था स्थिर गुप्तचर को, संचरा भ्रमणशील गुप्तचर को, रूपा जीवा गणिका को। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
अशोक, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल। तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? तो विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस नाटक लिखे हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। कथन वन और कारण। कथन ए में मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, सही है, नहीं दिया था धार्मिक आधार पर। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, इसलिए गलत है, तो केवल ए सही है, यानी कि ये सही है और आर गलत है इसमें। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है? कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड सही था, पतन का काम करता था बंदरगाह का। सारनाथ फर्स्ट समन ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, सही है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक गलत है, क्योंकि लायन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ था, ना कि राजगीर। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है। तो एक, दो और चार सही है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है, बाकी सातीय, पुत, पांड्य और चोल का वर्णन है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन जिला और गांव के बीच के स्तर के कर वसूलने, टैक्स कलेक्टर का काम करते थे? तो स्थानिक थे वो। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है जिससे कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसका प्रमाण है। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ के थे? तो मिस्र के, इजिप्ट के शासक थे ये। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संजो, गिरनार क्षेत्र का सुदर्शन झील था, उसके रिपेयर और निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य को वहां पर भेजा और उसको बनाया था सुदर्शन झील को। फिर रिपेयर वगैरह अशोक ने भी करवाया था। तो दो और तीन दोनों हो जाएगा इसमें राइट आंसर, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था, जिसका नाम था सुदर्शन झील, गिरनार में, गुजरात के गिरनार में। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।